कि भारत में डॉक्टर अंबेडकर साहब के मानने वाले जो लोग हैं या जितने भी संत महापुरुषों के मानने वाले लोग हैं, वो सभी एक कैसे हो सकते हैं? सच के राह में चलने वाले लोग एक कैसे हो सकते हैं? भारत के मूल निवासी 85% के लोग एक कैसे हो सकते हैं? इस पर हम आज चर्चा करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। वाहिगुरु जी का खालसा खालसा मानवता वाहिगुरु जी चैनल की देख फतेह। रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डिप्टी सिंह नावी। वह सब मानवता चैनल पर आज हम खास विषय को लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जगतार सिंह साहब दिल्ली से, और डॉक्टर सतपाल सिंह साहब जुड़ गए हैं पंजाब चंडीगढ़ से, जयंती खोटे जी जुड़ गए हैं रायपुर से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है वह सब मानवता चैनल में। और आज के इस परिचर्चा पर भाग लेने से पहले मैं आज का विषय मैं पहले बता दूं आप सभी मेहमानों को कि भारत में डॉक्टर अंबेडकर साहब के मानने वाले जो लोग हैं या जितने भी संत महापुरुषों के मानने वाले लोग हैं, वो सभी एक कैसे हो सकते हैं? सच के राह में चलने वाले लोग एक कैसे हो सकते हैं? भारत के मूल निवासी 85% के लोग एक कैसे हो सकते हैं? इस पर हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले 18 जून को वैसा मानवता चैनल की ऑफिस दिल्ली में एक सेमिनार भी हुआ था, जिसमें पैगाम के माध्यम से 40 संगठन के लोग उस कार्यक्रम में शिरकत किए थे वैसा मानवता चैनल के हमारे उस ऑफिस के माध्यम से। और सभी जो संगठन के मानने वाले लोग हैं, जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ में मानवता की सेवा करने वाले लोग की सोच रखने वाले लोग इकट्ठे हुए थे, और बहुत सारी बातें उस दिन विस्तार से हमारे दिल्ली के ऑफिस में हुई वह सब मानवता चैनल के सौजन्य से। तो आखिर तमाम संगठन के लोग, अब आप सोच सकते हैं कि एक प्रोग्राम के माध्यम से 40 संगठन के लोग आए थे। देश भर के अंदर में कितने हजार संगठन है हमारे मूल निवासी समाज के लोग। अगर वहीं पे हम अदर लोगों की अगर बात करें, सामान्य वर्ग के लोगों की करें, विभिन्न पार्टियों में विभिन्न पार्टियों के रहते हुए भी उनकी विचारधारा, उनकी फिलॉसफी एक है और वो संगठित है। लेकिन हमारे 85% के लोग संगठित और शिक्षित तो है, लेकिन संगठित होकर संघर्ष क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर एक प्लेटफॉर्म में हमारे बाबा साहब की विचारधारा को एक राजनीति का अड्डा बना दिया गया है। आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ टी.आर. खूंटे साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। टी.आर. खूंटे साहब जो एक सामाजिक चिंतक, लेखक हैं और हमारे इस प्रोग्राम में जुड़कर समय समय पर अपने प्रोग्राम देते रहते हैं। तो मैं आज की इस चर्चा को शुरू करने से पहले हमारे साथी जुड़े हुए हैं जगतार सिंह साहब। मैं जगतार सिंह साहब के पास पहले सवाल को लेकर जाना चाहूंगा कि जगतार सिंह साहब, जो तमाम जो 85% के लोग हैं वो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, संत महापुरुषों के मानने वाले लोग हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो एक कैसे हो सकते हैं, ये आज का हमारा विषय है। क्योंकि हम अपनी अपनी संगठन के माध्यम से अपनी अपनी बात करते रहेंगे तो हमारे देश के अंदर में जो बहुसंख्यक समाज का विकास है वो असंभव है। तो मैं इस सवाल को लेकर आपके पास जाना चाहूंगा। जगतार सिंह साहब, अपने विचार रखें पहले सवाल को। सबसे पहले सभी साथियों को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम साथियों। सर, आपकी वीडियो मुझे दिखाई नहीं दे रही सर। सर वीडियो ऑन है? आपका ऑन है तो सर मुझे पता नहीं किस कारण से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इनका ऑन है, वीडियो चलने दो, देखो जा रहा हूं, लाइव जा रहा हूं। अच्छा चलो ठीक है सर, अपनी बात रखें। छोटे साहब भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे। मेरा भी नहीं आ रहा है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम जी, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी सर, मौसम बहुत खराब है। सर अपनी बात रखें सर। सर विषय बहुत संजीदा है, इसके ऊपर अभी तरीके से जिस हिसाब से काम होना चाहिए बुद्धिमान वर्ग का, हमारे समाज के बुद्धिजीवियों का, उस हिसाब से काम अभी हुआ नहीं है। बोलना बहुत ही कठिन है, पर समस्या अब हमारे सामने आई है, फेस हमारे को ही करनी पड़ेगी। शुरुआत कहीं ना कहीं से हमारे को ही करनी पड़ेगी।
ये देखिए कि बाबा साहब एक बार बोलते हैं कि मेरे को मेरे बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखे समाज ने ही धोखा दिया। वो धोखा कैसे दिया, ये कंसेप्ट हमारे को समझना पड़ेगा। हमारे को अपना आज तक का हमारा जो नील क्रांति है, नीले झंडों की क्रांति है, उससे जितनी भी मूवमेंटें निकली हैं, उन सभी मूवमेंटों के इतिहास को दोबारा से समझना पड़ेगा, इतिहास को विचारना पड़ेगा। हमारे कबीर जी, रविदास जी की मूवमेंट थी, उसी मूवमेंट को आगे बढ़ाया, नीले झंडे की मूवमेंट को आगे बढ़ाया गुरु नानक जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी तक। उसी नीले झंडे की मूवमेंट के ऊपर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी काम करते हैं, किसानों को, मजदूरों को जमीनों के मालिक बनाते हैं। पर हम देखो, काफी टाइम से मेरे दिमाग में विचार था इसको लेके बोलने में, इसके ऊपर लिखने के ऊपर, क्योंकि मैं खाली टाइम में कभी कभार लिखता भी हूँ, पर मेरे पास शब्द नहीं थे। इस चीज के ऊपर मेरे को शब्द देके गए हैं। थोड़े समय पहले हमारे बीच में से जा चुके हैं माननीय सिंघाड़ा राम सिंह हुंगड़ा जी, पंजाब से थे। वो कहते हैं कि हमारे जो रविदासिया समाज है, अम्बेडकर कबीरपंथी समाज है, वो रविदास जी और अम्बेडकर कबीर जी के पास सीधा अम्बेडकर जी पर आ जाता है। बीच की जो सिख क्रांति है उसको क्यों भूल जाता है। ये सब एक लड़ीवार सिस्टम चलता आ रहा है। ये हमारे को अपने इतिहास में विचारने की जरूरत है। इतिहास में ये चीज विचारने के बाद हम आ जाते हैं डॉक्टर अम्बेडकर जी के पास। डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते हैं कि पढ़े लिखे समाज ने मेरे को हमारे को समझने की जरूरत है, वो धोखा दिया तो दिया कैसे। सबसे पहले कुलीन वर्ग ने पूरी कोशिश करी कि रिजर्वेशन ला दिया जाए। जब रिजर्वेशन उसकी मजबूरी बन गई हमारे को देना, तो उसने हमारे को जनसंख्या के अनुपात में प्रॉपर गिनती करके रिजर्वेशन नहीं दिया, आधा अधूरा रिजर्वेशन दिया। हाँ, पेड़ है। जब उन्होंने हेलो, जब उन्होंने हमारे कहीं से आवाज आ रही है, कृपया जो लाइव प्रोग्राम में है वो ध्यान रखें, अपने घर से आवाज ना आए। जब उन्होंने हमारे को आधा अधूरा रिजर्वेशन दिया तो कहानी यही खत्म नहीं होगी। वहां भी उन्होंने एक सिस्टम अपनाया, एक नीति अपनाई। वो नीति ये थी, आप देखो इतना सेंसर होने के बाद भी, आप सब इंडिया से, आपको पता है यहाँ पे न्यूज में कितना सेंसर है, उसके बाद भी कभी कभार खबरें आ जाती हैं कि फर्जी सर्टिफिकेटों के ऊपर आदमी नौकरी लग गए, नौकरी कर गए, रिटायर हो गए। सेंसर होने के बाद बहुत कम केस हमारे सामने आते हैं। अगर इसके ऊपर तरीके से रिसर्च की जाए तो बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ, इसके ऊपर गिनती निकल सकती है जो रिजर्वेशन की नौकरी के ऊपर फर्जी सर्टिफिकेटों पे नौकरी करके। उसके बाद भी उन्होंने एक और नीति अपनाई। वो नीति क्या थी कि मजबूरी बस समाज के किसी आदमी को नौकरी देनी पड़ती है, तो उन्होंने ये नीति अपनाई। इंटरव्यू में सुनिश्चित किया, इंटरव्यू में देखा कि वह अम्बेडकराइज आदमी ना हो, जिस आदमी को नियुक्त किया जा रहा है वो विपर के प्रभाव में हो। अब देखना ये है, जब इतना ज्यादा हमारे समाज के ऊपर सेंसर लगा नौकरियों में, तो वही लोग हमारे संगठनों को रन कर रहे हैं। तो वो किस तरीके से संगठन को रन कर रहे हैं, किस मंशा से संगठन को रन कर रहे हैं, क्यों हम इतनी मेहनत करने के बाद हमारी फोर्स जहां आ रही है, हमारे को कुछ मिल क्यों नहीं रहा। तो मेरे को यही सभी कारण जो लगते हैं बेसिक, कि इन्हीं में से हमारे सामने जो है समस्या निकल के आई है कि जो हमारे समाज के है ही नहीं, जो प्लांटेड हैं, बहुत साजिश के तहत हमारे समाज में प्लांट किए गए हैं, वही लोग हमारे अंदर एकता नहीं होने देना चाहते। हमारे को हमारे जो असली मुद्दे हैं उनकी तरफ कंसंट्रेट नहीं होना देना चाहते। जब हम कंसंट्रेट ही नहीं होना होते और सही मुद्दों को ही नहीं पहचानते, उनको सही मुद्दों को एड्रेस ही नहीं करते, तो समाधान तो बहुत दूर की बात। जी धन्यवाद जी जगतार सिंह जी, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे साथ कई मेहमान और जुड़ गए हैं, मैं उनका भी स्वागत कर लेता हूं आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ सीता भास्कर जी जुड़ गए हैं और डॉक्टर सतपाल जी जुड़ गए हैं, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और अगले सवाल को लेकर मैं खुडे साहब के पास जाना चाहूंगा। खुडे साहब, आज का जो हमारा प्रमुख विषय है कि बाबा साहब के मानने वाले लोग या संत गुरुओं के मानने वाले लोग जो विभिन्न संगठनों के माध्यम से जो बाजार बना लिए हैं, तो ऐसे जो बाबा साहब के विचारों को मानने वाले लोग हैं वो एक कैसे हो सकते हैं? आपकी आवाज जा रही है सर? खुडे सर जी, आपकी आवाज थोड़ा ठीक करें मोबाइल से।
छोटे सर। मोबाइल से तो मैं आवाज ठीक किया हूँ। हाँ अभी आवाज ठीक है, अपनी बात रखें। मेरा आवाज ठीक है? हाँ अभी आवाज आ रही है। आ, ये जो आपने, मैं मानवता चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मोबाइल से थोड़ी आवाज कम आ रही है सर, आपकी आवाज कम आ रही है। मेरे अभी ठीक है आवाज? हाँ थोड़ा नजदीक आ जाए, थोड़ा दूर बैठे होंगे इसलिए नहीं आ रहा होगा, नजदीक से नहीं, बैठ बहुत जी। अब ठीक है आवाज? अभी ठीक है जी। तो मेरा तो इस विषय ऐसा विषय है। जी अभी हेलो, ठीक है जी, अभी आवाज बोले। ठीक है? अभी ठीक है सर। ठीक है। अभी 18 जून को दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुआ। उस कॉन्फ्रेंस का में बहुजन संगठनों का मंच बनाया गया, बहुजन संगठनों का मंच, और लगभग 60 से ज्यादा संगठन के लोग, जो प्रमुख लोग हैं, वहां पर उपस्थित हुए। संख्या पूरी हाल भरा हुआ था, प्रोग्राम था। एक चर्चा का विषय बना कि भाई हम इतने सारे संगठन बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है। जी प्रश्न ये उठता है कि संगठन तो हम 6000 जातियों में बटे हुए थे। 6000 टुकड़ों में पहले ही बटा हुआ है, जाति के आधार पर वो व्यवस्था पे बटे हुए हैं। अब हम संगठनों में बट गए। ये उस दिन बड़ा चर्चा का विषय हुआ। लोगों ने इस बात को महसूस हुआ, सारे लोग अंबेडकर, फूले, साहू, संत कबीर, संत रविदास, गुरु घासीदास, जितने भी संत महापुरुष हैं, गाडगे जी महाराज, पेरियार रामस्वामी नायकर, सारे इन महापुरुषों, संत महापुरुषों के फोटो लगाए रहते। हर एक उनके बैनरों में, अब देखेंगे इनके सबके बैनर लगे, बैनरों में लगे हुए हैं। जब इतने सारे के सारे उसी चीज को लेके बोल रहे हैं, लेकिन हम इतने सारे मंच बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है? हम तो बाजार बन गया। मुझे पता चला जो राज्यसभा में जो है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो राज्यसभा के जो स्पोक्स पर्सन है, दाढ़ी वाले हैं, तो उन्होंने आंकड़ा दिया था 1,46,000 के लगभग संगठन रजिस्टर्ड हैं। 1,46,000। आप बताइए, एक फ्लोर में हमने देखा है कि ऑल इंडिया के मंच के लिए हुए किसी बिल्डिंग के 3 मंजिल में ऑल इंडिया के लगे हुए 3 माने बड़े बड़े संगठन लगे हुए, और तीनों से मुलाकात करने से पता चला कि वो आप ऑल इंडिया में लगाए रखो, तो नीचे में जो ऑल इंडिया का है उनसे आपका परिचय है कि नहीं है? तो वो कहते हैं नहीं, हम तो जानते नहीं है। ऑल इंडिया का हम संगठन बना के चल रहे हैं। एक ही बिल्डिंग के 3 मंजिल में 3 अलग अलग संगठन है, वो एक दूसरे से जानते तक नहीं, और ऑल इंडिया का लेबल लगा हो। ऐसे संगठन बना के हम चल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब, मेरा फूले, मेरा अंबेडकर, मेरा साहू जी महाराज, मेरा पेरियर और उनका पेरियर अलग अलग है क्या? तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है। हम वही बैनर लगा रहे हैं। हमें इस बात को समझ, इसका मतलब क्या है? हम वैचारिक रूप से एक नहीं। हमारे में वैचारिक सबसे बड़ी कमी क्या है? वैचारिक एकरूपता। हम न तो फूले को मानते हैं, न साहू को मानते हैं, न अम्बेडकर को मानते हैं, केवल लेबल लगा के रखे रहते। अगर हम सारे मानने वाले लोग हैं तो हमें 10 मंच बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक मंच पे होते, एक विचारधारा को लेकर, एक काम को लेकर के एक मंच बनता, तो हमारी ताकत भी बनती। हमारी ताकत बनेगा, हमारी सोच में एकरूपता आएगी। वैचारिक एकरूपता पैदा करना सबसे इंपॉर्टेंट, और वैचारिक एकरूपता पैदा किए बगैर हम इतनी बड़ी ताकतों से, जो लोग विघटनवादी शक्तियों से लड़ पाना मुश्किल है।
अगर हम बिखरे रहेंगे तो बाजार में हमारी कीमत नहीं होगी। हमारी वो तो हमें बाजारू आइटम समझ करके आना, दो आना, चार आना, जैसे मर्जी पड़ेगी उसका यूज, उसका वैल्यू मिल जाएगा। आज ये जो मंच है बने हुए हैं, ये मंच हमारे लिए ज्यादा घातक हो गए। बहुजन संगठनों का मंच इतने मंच बनाने की जो, और काम एक ढेले का नहीं हो रहा है। अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, ये जो घटनाएं हैं इतनी तेजी से बढ़ रही है। बेरोजगारी, नौकरी में भी अब तो नौकरी खत्म हो गया, आरक्षण भी खत्म हो गया। SC ST के जो आरक्षण, OBC के जो आरक्षण थे, वो भी आरक्षण को भी खत्म हो चुका है। केवल अभी रिकॉर्ड के लिए बचा हुआ है। अभी लेटरल एंट्री में IAS IPS भी खत्म हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो रही है और ऊपर से उसमें हम लोग बिखरे हुए लोग, सामाजिक फील्ड में, सांस्कृतिक फील्ड में, आर्थिक फील्ड में, राजनीतिक फील्ड में हमने मंचों का भरमार पैदा कर। साथियों, ये बहुत ही गंभीर विषय है। हमें वैचारिक एकरूपता पैदा करना होगा। अगर हम बड़े दुश्मन से लड़ना चाहते हैं तो एक काम के लिए एक विचारधारा पैदा करना पड़ेगा। एक मंच से एक विचारधारा, जैसे सामाजिक मंच है तो हमें सामाजिक मंच के लिए एक मंच बने, पूरे इंडिया में वो सामाजिक मंच में ही काम करे। आर्थिक मंच बनाए, शैक्षणिक मंच बनाए, एक एक उद्देश्य को, अलग अलग उद्देश्य लेकर के एक एक मंच बना करके अगर हम लड़ते तो 100, 150, 200, 250 मंच बन जाते। 200-250 मंच बना करके पूरे ऑल इंडिया में एक ही काम करते। कल्चरल है तो कल्चरल ही कल्चरल, पूरे इंडिया में, पूरे टोटल इंडिया में हम कल्चरल को डेवलप कर दें। ऐसे ही हम आर्थिक स्तर पर काम करेंगे तो आर्थिक स्तर पर भी हम स्टार्ट कर दें। शिक्षा के स्तर पर बात करें तो शिक्षा का एक संगठन बने पूरे ऑल इंडिया में। इससे क्या होगा, एकरूपता बनेगी, हमारी ताकत का भी एहसास होगा और दुश्मन घबराएगा। वो फिर हमारा वो मुकाबला नहीं कर पाए। अभी तो वो हमें ढेले का भी नहीं समझता और ऊपर से विभीषणों की बड़ी भरमार हो गई है। आजकल तो सरकार विभीषणों के सहारे सरकार चल रही। पूरी जो संघीय सरकार है, देख लो आप, मैं कहना चाहता हूं, वो पूरा विभीषण पैदा करने में लगा हुआ है। घर का भेदी लंका ढाए, जगह जगह आप देख रहे होंगे विभीषण पैदा हो। और विभीषणों का रोल केवल इतना है कि उनको खाना पीना, मौज मस्ती के लिए पैसा मिल जाना चाहिए, बस इसके सिवाय कोई समाज से कोई लेना देना नहीं। पूरे आरक्षित वर्ग से इतने सारे विभीषण पैदा हो गए और ऊपर से हम संगठनों में बिखर गए हैं। तो ऐसी जो समस्याएं हैं, समस्याओं के ऊपर हमें गंभीरता से सोचना होगा, वैचारिक एकरूपता पैदा करना होगा। जब तक हम वैचारिक एकरूपता पैदा नहीं होंगे तब तक हमारी समस्या का इलाज नहीं है। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करना चाहिए। कैसे कैसे हम वैचारिक एकरूपता पैदा कैसा करेंगे, कैसे हमारे संगठनों में एकरूपता आएगी, हमारे कार्यशैली में एकरूपता आएगा। तो इनके ऊपर में हमें विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। यही मैं अभी फिलहाल इतना ही कहना चाहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया पटेल साहब। हमारे साथ और भी कई मेहमान हैं, मैं उनकी भी प्रतिक्रिया फटाफट ले लेता हूँ। हमारे साथ मेघराज जी, आज के इस महत्वपूर्ण सवाल पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि जिस ढंग से वैसा मानवता चैनल के माध्यम से जो 18 जून को हमारा एक कार्यक्रम हुआ जिसमें पैगाम के माध्यम से 40 संगठन के लोग उपस्थित थे, तो उस पर ही आज हमारा सवाल है कि भारत के मूल निवासी समाज के लोगों के पास में संगठन तो बहुत है, विचारधारा बहुत है और बाबा साहब के मानने वाले भी बहुत हैं, लेकिन वो सब एक कैसे हो सकते हैं, इस पर आज का एक ज्वलंत मुद्दा है हमारा। क्या कहना है आपका? जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। बहुत अच्छा मुद्दा रखा आप लोगों ने। ये दरअसल क्या है ना, जो मतलब हमें थिंकिंग का लेवल देखना पड़ेगा। हमारी थिंकिंग जो है वो किस लेवल की है। जो महापुरुषों के द्वारा बताई गई बातें हैं वो हाई लेवल की हैं। उनकी मतलब ये मान लीजिए, अगर पहले उनकी 16वीं क्लास की बातें हैं उनकी,
और हमारा दिमाग अभी पहली क्लास में भी घूम रहा है, तो हम 16वीं क्लास की बातें कैसे समझ पाएंगे? तो जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं, मतलब जिन्होंने भी विचार रखे हैं हमने, उनका नाम लेकर तो चल रहे हैं, लेकिन उनकी जो थिंकिंग है वो हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसलिए हम क्या हो रहा है कि हम अलग अलग संगठन बना के बैठे हैं, एक दूसरे की बात मानते नहीं है। मानते क्यों नहीं है? क्योंकि विचार में फर्क है, थिंकिंग में फर्क है। जब हम सच्चाई और ईमानदारी, जैसे मतलब मान लीजिए, जब तक हम झूठ बोलेंगे और बेईमानी करेंगे तो महापुरुषों की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। अगर हम कभी झूठ बोलेंगे, कभी सच बोलेंगे, तो हमें महापुरुषों की बात समझ में आएगी, लेकिन उस पर चल नहीं पाएंगे। अगर हम सच बोलेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, हम इसको समझ पाएंगे और चल पाएंगे। तो ये सच्चाई और ईमानदारी का मिशन है, ये झूठ और बेईमानी का मिशन नहीं है। तो सच्चे और ईमानदार जब लोग इकट्ठे होंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ उसकी, ना बीच में कोई इस तरह की बात होगी, तो ये बिल्कुल कामयाब होगा उसमें। सच्चे और ईमानदार एक साथ, तो मैं गारंटी साथ में कहता हूँ ये कामयाब। देखो बालक खराब कर दो पूरा डिब्बा। जी बहुत शुक्रिया। मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके घर से आवाज आ रही है, हमारा प्रोग्राम लाइव है, कृपया आप अपने परिवार से जो भी हमारा प्रोग्राम पे जो डिस्टरबेंस आ रही है उसको रोकें। जी, और मैं बाकी अन्य सभी मेहमानों से चाहूंगा हमारे साथ एक बात और कहना चाहता हूँ। जो पैगाम ने जो मिलकर इसमें काम किया है, बहुत सारे लोगों ने उसमें प्रतिक्रिया दी है कि भाई हमें जो हमारा नाम उसमें क्यों नहीं आया, हमें क्यों नहीं हाईलाइट किया गया, जो पैगाम इसका क्रेडिट ले गया है, ऐसा मानते हैं लोग। और बहुत सारे लोगों ने हमें बताया भी है, कहने मेघराज सिंह का नाम निशान था नहीं वहां पर, सिर्फ पैगाम का नाम निशान था। तो हमने उनको कहा भी हमें 1% भी अगर उसमें बेनिफिट मिला है, हमारे लिए वही बहुत है। अगर वैश्व मानवता का पैगाम वालों तक बात पहुंच गई है, हमारे इतने बहुत है कि पैगाम वालों की, क्योंकि पैगाम वालों के करके ही इतने लोग इकट्ठे हुए, हमें तो कोई जानता ना वहाँ। तो पैगाम वालों का बढ़ता था, ये उनका हक था, तो उन्होंने जो बात रखी है, तो उन्होंने कोई उनकी तरफ कोई कमी नहीं है उनकी तरफ से। वो हमारा नाम तो उन तक पहुंच गया, ना पहुंचे, लेकिन वैश्व मानवता का नाम उन तक पहुंच गया है। तो हम इस पे स्पेशल TR खोटे जी का और संदीप केसकर जी का धन्यवाद भी करते हैं इसमें, कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया और आने वाले वक्त में भी करते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ मैं कहता हूँ थैंक यू। मेघना जी 4 में जुड़ गए हैं, हमारे साथ हैं, और डॉक्टर सतपाल जी जुड़ गए हैं हमारे साथ में, जयंती खुटे और दिनेश सिंह LLM उनका नाम लिखा हुआ है। मैं सभी इन मेहमानों से बारी बारी से उनके प्रतिक्रिया के लिए आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी स्क्रीन पे अपनी वीडियो ऑन करें। खुशहाल कुमार जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपने परिचय बताएं और आज की इस डिबेट पर, महत्वपूर्ण चर्चा पर अपने विचार रखें। खुशहाल कुमार जी अपनी आवाज को म्यूट करें। हेलो खुशहाल कुमार जी, अपनी आवाज को म्यूट करें और स्क्रीन पे आए। हेलो, हाँ जी जी, मान्यवर आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, अपनी बात रखें। धन्यवाद। आप सभी गणमान्य जो साथी जुड़े हुए हैं और जिस विचार चर्चा को शुरू किया है, ये हमारे समाज में यही चिंतन मंथन करने वाली बात है कि समाज में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय में जो समय की अछूत और इलिटेट अछूत जातियां थी, उनको उन्होंने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके लाखों के तादाद में पूरे भारत में जितना भी वो अपनी सामर्थ्य से संगठन खड़ा करना चाहते थे उन्होंने किया। आज परिस्थितियां उसके विपरीत है। आज भारत में जो उस समय की अछूत जातियां थी और आज जो शेड्यूल कास्ट में कन्वर्टेड हैं और OBC की जातियां हैं, पिछड़ी श्रेणी में आई हैं, इन सभी समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे जो बहुजनों के संगठन हैं वो आपस में इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ये चिंतन मंथन करने वाली बात है। और इकट्ठे ना होने का कारण हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि क्या कारण है, व्हाट वाज द मैटर बिहाइंड, इसके पीछे क्या कारण था, अभी क्या कारण है। तो कारण जो देखने में मिलता है कि संगठन ज्यादा तादाद में, अभी जो समय बाबा साहब के समय थी वो समस्या उनके सामने थी जातियों को इकट्ठे करने की, और आज जो हमारे पास समस्या है वो संगठनों को इकट्ठे करने की समस्या है। और कोई भी संगठन, चाहे वो ब्लॉक लेवल का है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, चाहे वो प्रदेश स्तर का है,
वो चाहे वो जिसकी भारत में कुछ राज्यों में अपनी शाखाएं चलती हैं, तो समस्या ये है कि हर संगठन का मुखिया, उसका प्रभारी, उसका अध्यक्ष यही चाहता है, चाहे वो गली मोहल्ले का हो संगठन या राज्य स्तरीय या उसका राष्ट्रीय स्तर हो, वो चाहता है कि मेरी निगरानी में या मेरी नीचे रहकर ये सभी लोग काम करें, और जितना पंजाबी में बोलते हैं सियाना मैं हूँ उतना आप नहीं हैं। तो परिस्थितियां अब ऐसी निर्माण हो गई हैं और लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों के नामों का कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात मैं इधर आपके सामने रखूंगा कि अभी परिस्थितियां क्या है। मैं एक पंजाब की उदाहरण देता हूं। अभी पंजाब में बड़े पैमाने पर एक ट्रेंड चल रहा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन मनाने का, और उस ट्रेंड में जो शासक जातियों की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको उनके जो लोग हैं सत्तासीन लोग, उनको बुलाया जाता है और उनको हार पहनाए जाते हैं, उनका वक्तव्य करवाया जाता है। जो लोग बाबा साहब के बारे में जानते नहीं, जो लोग जिन्होंने कभी बाबा साहब को देखा नहीं, पढ़ा नहीं, जाना नहीं, बूझा नहीं, वो लोग जब हमारे इकट्ठे किए हुए, क्योंकि जो कार्यक्रम करवाने वाले होते हैं वो ज्यादातर शेड्यूल कास्ट ओबीसी के लोग होते हैं और अपने ही लोगों को, अपनी ही जाति के लोगों को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के पश्चात वो अपना वो जो कार्यक्रम का या उस पूरे प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर होता है, वो अपनी छवि को दिखाने के लिए जो शासक जातियां सत्ता में कार्यरत होती हैं उनको बुलाता है, और अपने असर सुख दिखाने के लिए वो उनको बुलवाता है जो बाबा साहब के बारे में जानती नहीं। और मैं समझता हूँ ये जो ट्रेंड अभी चल रहा है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसको तोड़ना, अगर ये अच्छी तरह से समाज में ये ट्रेंड परिपक्व होता है तो हमारे लिए एक और बड़ी समस्या आने वाले समय में पैदा हो सकती है। क्योंकि जो संगठन हमारे महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो संगठन में जो अभी ये बदलाव आना शुरू हो गया अपना असर सुख दिखाने के लिए प्रशासन में, और मेरे ख्याल से ये ज्यादा खतरनाक मामला होगा। और हम संगठनों को इकट्ठा करने के लिए हमें आपस में जो खुशहाल कुमार जी का आवाज इनम्यूट हो गया है जी, अपनी बात रखें। बहुत अच्छी चीज बोला है। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आप हमारे साथ तब जुड़े रहे, तब तक हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर कृपाल सिंह साहब। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी के फतेह। बहुत स्वागत है वायस मानवता चैनल में। मैं कृपाल सिंह साहब का स्वागत करने के साथ साथ जो हमारे दो और मेहमान हैं उनकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं, उसके बाद मैं कृपाल सिंह साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर सतपाल सिंह जी आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, वो अपनी आवाज को म्यूट करें और आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर सतपाल जी हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी आवाज म्यूट करें। जी जय मूलवासी सर जी, अपनी बात रखें आज के विषय पर। ठीक है सर, ठीक है। जय मूलवासी आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है, अपनी बात रखें। ओके ओके सर। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी। आज का जो विषय है, अम्बेडकर साथी क्यों नहीं एक मंच पर आ रहा है, ये बहुत ही गंभीर एक सब्जेक्ट है साथियों। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक तो उद्देश्य की कमी है, दूसरी बात दुश्मन की पहचान नहीं है हमें। दुश्मन ने इस देश में आप लोगों को गुलाम बनाने के लिए एक वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का निर्माण किया, और वर्ण व्यवस्था जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में आपको अधिकार वंचित किया। तो जिस लोगों ने वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया
वो ब्राह्मण जाति के लोग जो हैं उन्होंने वन व्यवस्था का निर्माण किया, आप लोगों को अधिकार वंचित किया, और जो लोग अधिकार वंचित होते हैं वो लोग गुलाम होते हैं। तो हमारी जो लाखों समस्याएं हो सकती हैं, रोटी कपड़ा और मकान की समस्या हो सकती है, और हेल्थ एंड एजुकेशन की समस्या हो सकती है, पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो गुलामी की समस्या है। अगर हम रोटी रोजी के लिए फाइट करते रहेंगे, रोटी कपड़ा और मकान के लिए फाइट करते रहेंगे, तो हम कभी भी दुश्मन से गुलामी जो वो हासिल नहीं कर सकते, आजादी नहीं हासिल कर सकते। तो दुश्मन ने जो वन व्यवस्था जाति व्यवस्था बनाई है वो हमें गुलाम बनाने के लिए बनाई है, और जो जाति व्यवस्था वन व्यवस्था उस पर दृढ़ता से पालन हो तो मनुस्मृति का निर्माण किया है। मनुस्मृति का जो निर्माता है वो ब्राह्मण है। डॉक्टर सतपाल साहब, हमारा जो विषय है, हम किसी वर्ण विशेष को दोष ना दे करके आज का जो हमारा विषय है वो हमारे बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, जो बाबा साहब के मानने वाले लोग, जो 85% के लोग हैं, ये तमाम संगठन बना करके राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। पहले हम अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को अपने आप के अंदर देखें, उसके बाद में हम दूसरों को दोष दें। ये तो सबको मालूम है कि भाई वर्ण व्यवस्था बना, सारी चीज बने, आज हम लोग अपने आप में क्यों आपस में एक नहीं हो रहे, ये आज का सवाल है। इस पर अपनी बात रखें सर। अभी अगर आप बोलने के इजाजत से देंगे तो भी तभी मैं बोलूंगा ना। समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय के आधारित समाज की सृजना, जो बाबा साहब क्या कहते हैं, समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, भाईचारा निर्माण होना चाहिए और सभी को न्याय मिलना पाया चाहिए। ऐसी हम व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं, समाज का निर्माण करना चाहते हैं। तो इस निर्माण को कौन रोकता है? इस निर्माण को कौन रोकता है? आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 13 आर्टिकल क्या बोलता है? भी इस देश में जो असमानता का व्यवहार करता है, जो इस देश में जो आपके फंडामेंटल राइट्स है और उसको वायलेट करता है, जो लोग इस देश में अपनी भावना, अपनी आस्था के अनुसार चलता है और आपके लोगों को हक और अधिकार को वंचित करता है, आज से वो जो परंपरा। हेलो, हम टॉपिक से हट रहे हैं एक्चुअल में। भाई साहब, मैं एक कहना इसमें थोड़ा आपसे मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है। आप जो बोल रहे हैं ऑलरेडी ये हो चुका है, जातियों में हम बटे हैं, संविधान में अधिकार मिला हुआ है। इन सब के बावजूद आज हम लोग आपस में क्यों बिखरे हुए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हमारा मनभेद और मतभेद, हमारा आपस का मनभेद और मतभेद इतना। थोड़ी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं जुड़म में सुन रहा हूँ जी। सत श्री अकाल भाई, खालसा भाई, फतेह। फतेह सर, बहुत स्वागत है सर प्रोग्राम में आपका। कुंटे साहब कुछ बात कर रहे थे जी, उनकी आवाज रुक गई है, मुझे लगता है। तो मैं लास्ट कमेंट के लिए मेरा टाइम समाप्त हो गया सर। भाई साहब, डॉक्टर सतपाल स्पीकिंग, क्या मेरे को बोलने की इजाजत है कि बंद कर दूं? जी, आप अपनी बात रखें। गौतम जी, आप अपना परिचय दें, कहाँ से जुड़े हैं, आज हमारे साथ पहली बार आए, अपनी बात रखें। तो क्या मैं अपनी बात कंटिन्यू कर सकता हूँ? बिल्कुल रखें अपनी बात। तो साथियों, मैं यही बात सर बताना चाहता हूँ, भाई हमें डिवाइड कौन कर रहा है? और दूसरी बात, जो लोग डिवाइड करते हैं, हम बंटे हुए लोग नहीं हैं, हमें बांटा गया है। और वो उस पर हमें थोड़ा सा, मेरे को बात रखने दो ना, 2-4 मिनट मैं आपके ले लूंगा। अगर आपका कोई नुकसान हो रहा है तो मैं बंद कर देता हूँ। नहीं, हम तो आपको मौका दिए हैं, अपनी बात रखने के मौका दिए हैं, आप अपनी बात रखें। तो मैं रख रहा हूँ ना बात, मेरी बात थोड़ा सुन लो। कोई बात नहीं है कि अलग अपनी बात हो सकती है, जो आपसे हो सकता है वो सहमत ना हो। तो हम बांटे हुए लोग हैं,
हमें बंटे हुए लोग नहीं है, हमें बांटा गया है। हमें जो शुद्ध और अति शुद्ध में बांटा गया है, हमें जाति व्यवस्था में बांटा गया है 6,743 जातों में। और किन लोगों ने बांटा है? और दूसरी बात है, हम अपने महापुरुषों की उद्देश्य और विचारधारा को मानते नहीं है, इसलिए हम डिवाइडेड हैं। जब हमारे गुरु रविदास कह रहे हैं पराधीनता पाप है जान ले रे मीत, रविदास दास पराधीन को कोई ना करे हे प्रीत। मतलब गुरु रविदास कह रहे हैं चारों वेद करे खंडोत, जो जन रविदास करे डंडौत। तो गुलामी और आजादी की लड़ाई है ये। अगर हम अपन आजादी और गुलामी की लड़ाई को लेकर नहीं चलेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये रोटी कपड़े और मकान की लड़ाई नहीं है, ये आजादी की लड़ाई है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले कहते हैं कि ये जो लड़ाई है जो शुद्ध और अति शुद्ध बनाम सेठ जी पट जी की लड़ाई है। शुद्ध और अति शुद्ध बनाम वर्सेस ब्राह्मण वाणियां। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कई जगह लिखा है भाई ये हमारी जो लड़ाई है ये आजादी की लड़ाई है। मेरी लड़ाई को सत्ता और संपत्ति की लड़ाई नहीं है, ये पूरे मूल निवासी समाज की आजादी की लड़ाई है। तो हम अपने मूल निवासी समाज की आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें। तो आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए कौन लोग हमें गुलाम बना रहा है, किन लोगों ने हमें अधिकार नहीं दिए। आज भी उन्होंने रिजर्वेशन खत्म कर दिया। 1950 में रामलीला ग्राउंड में उन्होंने संविधान को साड़ा, फिर उन्होंने 2018 में संविधान को जलाया पार्लियामेंट के सामने। वो जब तक हम अपने दुश्मन को फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। लड़ाई लड़ना चाहते हैं हम, किस लोगों के साथ लड़ाई लड़नी है? किन लोगों ने संविधान को साड़ा, 2 बार साड़ दिया। किन लोगों ने मतलब इस देश में जाति व्यवस्था वन व्यवस्था बनाई। और वो लोग जब गुरु तो कबीर साहब कहते हैं अगर आपको ब्राह्मणी ने जन्म दिया तो आन पाठ काहे ना आए। तो लड़ाई जो है वो लगातार हमें उस हिसाब से लड़नी पड़ेगी और टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। यही हमारे गुरुओं महापुरुषों ने टारगेट मानकर दुश्मन को मानकर लड़ाई लड़ी है। हम वो टारगेट और दुश्मन का जो लड़ाई करने का तरीका था उसको हम भूल गए हैं। आज हमारी लड़ाई जो रोटी कपड़े और मकान की लड़ाई बनकर रह गई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो दुनिया के सबसे पढ़े हुए लोग थे, उनके साथ स्पर्धता का व्यवहार हुआ। वो क्यों हुआ? जाति व्यवस्था वन व्यवस्था के कारण। और बाबा साहब ने वो उसी वक्त कहा ये लड़ाई जो गुलामी की लड़ाई है, मानसिक गुलामी है। मानसिक गुलामी को दूर करना होगा हमें, और हमारी जो जाति व्यवस्था उससे बाहर निकलकर हमें एक जातिराज समाज की सृजना करनी होगी। आज हम संविधान को मानने फायदा लेने के लिए संविधान को मान रहे हैं, पर आज भी हम चमार नाई चीर छिंबे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा। क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा कास्ट मानने के लिए लिखा? आज भी हम कास्ट को अपने जो ब्राह्मण की दी हुई जो जातियां हैं अपने गल में टैग लगाकर घूम रहे हैं। हमने समानता और स्वतंत्रता जो समानता की जो उद्देश्य है उसको माना नहीं है। हेलो गौतम साहब, देखिए हमारा जो सवाल है आज की डिबेट पर चर्चा है, हम पुरानी जो सामाजिक व्यवस्था है उसके तो आपने जो कहा वो सच है, लेकिन आज सबसे बड़े दुश्मन हमारे जो संगठन की राजनीति चलाने वाले लोग हैं, बाबा साहब के नाम से जो राजनीति का जो संगठन बना करके चलाने वाले लोग हैं, आपस में तोड़ फोड़ करके दुश्मनों के साथ मिल जाते हैं। तो ऐसे स्थिति पर अगर हम लोगों को दोष दे देकर ही हम अपने लोगों को अपने समाज का समय बर्बाद करते रहेंगे तो हमारा समाज का भला और विकास होने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोगों को दोष देते रहेंगे लेकिन हमारे लोगों के अंदर में अपने खुद के अंदर में जो दोष है या जो कमियां हैं उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो मैं ठीक है, बहरहाल आपकी विचारधारा हमारे तक पहुंच चुकी है। मैं एक और जो खास मेहमान है वो उनका प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। दिनेश सिंह जी कहाँ से जुड़े हैं वो अपनी आवाज म्यूट करें और हमारे साथ अपनी आज की अपनी बात रखें। काफी देर से आप वेट कर रहे हैं। जय भारत। मेरी आवाज आ रही है? जी, आप अपनी बात रखें। जी, आपने जो सब्जेक्ट रखा है बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है कि हमें सब लोगों को एकजुट करना चाहिए।
ये अच्छा विचार है, लेकिन सब संगठनों को एकजुट करना चाहिए, ये आरएसएस का एजेंडा है। अगर हम सब लोगों को एकजुट करने के लिए अभियान चला रहे हैं तो ये अच्छी बात है। अगर हम सब संगठनों को एकजुट करने का अभियान चला रहे हैं तो ये आरएसएस का वेल सेटल्ड एजेंडा है। ठीक है, इसे समझना पड़ेगा। भाई संगठन जो लोग बनाते हैं वो निजी फायदे के लिए, निजी महत्वाकांक्षा के लिए बनाते हैं, वो कभी एक हो ही नहीं सकते। हमें अपने लोगों को एक करना पड़ेगा। अभी थोड़ी पूर्व वक्ता थे, उन्होंने भी कहा कि बाबा साहब का मिशन, हमारे ये साथी थे वो भी कह रहे थे बाबा साहब का मिशन। अगर मैं सबसे पूछ लूं कि भाई साहब बाबा साहब का मिशन है क्या, तो किसी को नहीं पता कि बाबा साहब का मिशन क्या है। बाबा साहब का मिशन क्या है ये लोगों को पता ही नहीं। जिन लोगों को पता नहीं है वो ठेकेदारी ले रहे हैं कि नहीं हमें समाज को एकजुट करना है। भाई समाज को एकजुट बाद में करना, पहले जो अपने आइडियल्स हैं उनकी जो क्या आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने का काम करो। मैं देख रहा हूँ जो भाई बाम सेफ है, बाम सेफ से निकले हुए जितने भी लीडर्स हैं, जो बाम सेफ है, ये संगठन को जांचना पड़ेगा ये आखिर है क्या। बाबा साहब का पहला नारा था कि हमें जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज बनाना है, तो बाम सेफ ने तो जाति को आधार बनाकर काम किया, जातियों में लोगों को, बटे हुए लोगों को और बांटा, जातियों में जातिगत संगठन बना करके काम किया। और जो हमारी असली हिस्ट्री है जो हमें जाति विहीन बनाती है, सिख हिस्ट्री, उस सिख हिस्ट्री को इन्होंने बाईपास कर दिया बाम सेफियों ने। जो हमारे गुरु साहिबान ने, कबीर साहब, सदगुरु रविदास जी, गुरु नानक साहब से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक, जो एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी विचारधारा है, जो सच्चा मार्ग है आजादी प्राप्त करने का, इसको वाम सेफियों ने बड़े षड्यंत्र पूर्वक बाईपास कर दिया। और उसकी ऊपर से पंजाब छोड़ो पूरे देश के अंदर बुद्ध को थोपना शुरू कर दिया। अब पहले तो आप तय कर लो कि हमें अब बाबा साहब को फॉलो करना है कि बुद्ध को फॉलो करना है। हमें पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। जब तक हम अपनी लाइन ऑफ एक्शन क्लियर नहीं करेंगे कि हमें करना क्या है, हमें लड़ाई कैसे लड़नी है। अभी महाराज जो एक मासे हैं, उन्होंने कहा कि हम पहले जातियों में बटे थे। अरे भाई पहले तुम जातियों में बटे थे, जाति व्यवस्था में तो इसी संविधान ने बांटा है तुम्हें। कास्ट सर्टिफिकेट एसडीएम क्या से बनवा के लाते हैं, संविधान के द्वारा बटे हुए हैं हम, जातियों के द्वारा। जातियों में संविधान बांटता है, ये मनुस्मृति का एडवांस वर्जन है। इसको समझना नहीं चाहते, इस संविधान को दिन रात चाटने में लगे हो। 1950 में आरएसएस ने जलाया, लेकिन बाबा साहब ने 2 सितंबर 1953 को इसको जलाने की बात कही। पेरियार साहब ने जैसे 26 नवंबर 1957 को जलाया। संविधान को क्यों नहीं समझते हो? ये मनुस्मृति का एडवांस वर्जन है जो जाति व्यवस्था को भी, वर्ण व्यवस्था को इनको बचाता है। बाबा साहब का मिशन था कि हमें जाति भी, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गैर बराबरी को मिटाना है। इसी बात को उन्होंने आगरा में जनसमूह को संबोधित करते हुए 18 मार्च 1956 को भाषण दिया कि तुम्हें एकजुट होकर निरंतर संघर्ष करना होगा और तुम्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गैर बराबरी को मिटाने के लिए, हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए, यहाँ तक कि अपना खून बहाने के लिए तैयार रहना होगा। आज देश में सामाजिक गैर बराबरी क्यों है, आर्थिक गैर बराबरी क्यों है, शैक्षणिक गैर बराबरी क्यों है, इसके मूल कारण क्या है, हम उस पर चर्चा नहीं करते। हम फालतू की चर्चा करते हैं कि इन जो बेईमान लोगों ने संगठन बना रखे हैं, इन बेईमानों को इकट्ठा कर लो। ये कैसे कर लोगे इकट्ठा इन लोगों को? ये इतने न्यायी बेईमान हैं, ये इकट्ठे हो ही नहीं सकते। ये केवल टाइम टेकिंग एजेंडा है, लोगों का समय खराब करना, उलझा के रखने वाला एजेंडा है। अगर दम है तो अकेले चलो मैदान जंग में, लोगों को कैटराज करो। कैटराज नहीं करते ये भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, सुन लीजिए। ये जितने भी जो केसकर वगैरह, ये बेगम वगैरह, ये है ना, ये मैं देख रहा हूँ 5-6 साल से, तो मैं ये मीटिंग खेल रहे हैं, ये मीटिंग खेलने का काम कर रहे हैं। मीटिंग चीटिंग और बाद में फ्लाइंग उड़ जाती है, अपने घर चले जाते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला। आप कैडर को जब तक गांव के लेवल तक नहीं पहुंचाएंगे ना, उस विचारधारा को हर जन तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये अपने कार्यक्रम दिल्ली में क्यों करते हैं? ये भिंड, मुरैना, ग्वालियर इधर और पूरे देश में क्यों नहीं करते? ये चीजें समझनी पड़ेंगी। ये आखिर है क्या, इसको कौन लोग चला रहे हैं, कहाँ से इनको ताकत मिल रही है, कहाँ से डायरेक्शन मिल रही है? जी दिनेश सिंह जी, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। आपके अंदर में काफी सामाजिक का ज्वाला है और आपकी प्रतिक्रिया करीब करीब हमारे बीच में, हमारे साथियों के आज के इस प्रोग्राम में आ चुकी है। और मैं कुछ और साथी जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उनसे भी मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। धन्यवाद आपका। हमारे साथ ये नाम आ रहा है STABYW। जो भी जुड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपना नाम और परिचय बताएं और आज की इस चर्चा पर संक्षिप्त पर अपना प्रतिक्रिया दें। अपनी आवाज को म्यूट करें।
जो ये कुछ नाम समझ में नहीं आ रहा है, अंग्रेजी का STA5AY भी ऐसा कुछ नाम आ रहा है, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो स्क्रीन पे आ जाए। बहरहाल उनका हमारे तक आवाज नहीं आ पा रही है किसी कारणवश से। मैं आज की इस परिचर्चा पर डॉक्टर कृपाल सिंह और भाटिया साहब जुड़ गए हैं, जो हमारे सीनियर विचारधारा के रखने वाले लोग हैं। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर कृपाल सिंह साहब से कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर काफी देर से आप सुन रहे हैं और बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया भी आप सुन चुके हैं। तो कृपाल सिंह साहब, अभी हमारा जो आज का विषय है कि जो भारत के बहुसंख्यक समाज के लोग हों, जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, गुरु महाराजों के विचारधारा को, फिलोसफी को मानने वाले लोग हैं, वो एकजुट कैसे हो सकते हैं? क्योंकि बाबा साहब के नाम पे आज सैकड़ों संगठन बना करके चल रहे हैं। तो इस पर आज का हमारा सवाल है, हम एक कैसे हो सकते हैं सच के राह में चलने वाले लोग? थैंक यू जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू फतेह। भैनों ते भरावो, आप सबसे मिलकर बड़ी खुशी है। तकरीबन सबको मैं जानता ही हूँ, आप सबको। बात ये है कि हम दूसरे लोगों को ब्लेम बहुत करते हैं कि उसने ये किया, वो ने ये किया, वो ने ये किया। पर सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ब्राह्मणों ने बंडियां पाइया, ठीक है, वो आगे बहुत अत्याचार हुए, पर अब उनको कौन परपेचुएट कर रहा है, उनको आगे बढ़ा कौन रहा है? ये हम आप लोग कर रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ बैठते नहीं, हम गल्लें बातें बहुत करते हैं, नारेबाजी बड़ी लगाते हैं और कहते हैं गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट वो करे। भाइयों, जो अपने बाहुबल से काम होएगा, सिंपल चीज है। गुरु नानक साहब ने लंगर की व्यवस्था चलाई, कभी आओ मिल के खाओ पियो बैठो, गल्लां प्रेम प्यार दे ना करो, डायलॉग करो। ते असीं हले तक लंगर नहीं इकट्ठा साझा कर सकते जिथे जात बरादरियां दे लोग इकट्ठे होके एक दूजे नाल रोटी शेयर कर लें, होर नहीं तो चाह दा कप ही पी लें इकट्ठे होके। उसी छोटे छोटे जिहियां चीजां उन्हां तो शुरू करांगे ताकि साडा जिहड़ा एक दूजे दे नाल प्यार बने। जे साडा प्यार नहीं बनदा ते फिर गल्लां जो मर्जी करी जाओ, किसी ने कुछ नहीं सुननी। पंजाब दे विच गल मशहूर है, पंच दा कहना सिर मथे बनाला होते दा उथे। मतलब साडा कुलदीप कुमार जी बैठे, इन्हां ने हुणे पिछे जे लैक्चर दिता सी कि भाई ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਬਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ, 4-5 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ, शुरुआत करो। जहां को तो टिफिन करिए, रोटी लेके जाने इधर उधर साझी करो भी आज मेरी वाइफ ने या मेरी भैन ने मैंने समोसे बना के दिते, लो जी तुसी भी खाओ। साडा कोई घटन नहीं लग्या ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जी बहुत शुक्रिया कृपाल सिंह साहब, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे फिर। मैं कुलदीप कुमार जी। जी साहब, हेलो कुमार साहब, अपनी बात रखें। जी, जय भीम साहब। एक्चुअली मुझे तो इस मीटिंग का पता नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं कपूरथला में, कुशल कुमार, तो अभी उन्होंने हेलो सुन रही है सन? हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से।
अब आ रही है सर? नहीं आ रही है। जी आ रही है। हाँ जी। हाँ, मेरे दोस्त हैं कुशल कुमार कपूरथला से। तो उन्होंने मुझसे कहा अभी मीटिंग चल रही है, आप जरा एक बार उसमें अटेंड करके देखें। तो खैर मुझे तो इसका मतलब वो भी नहीं पता सब्जेक्ट क्या है, तो जस्ट वैसे ज्वाइन कर लिया मैंने। जी। तो बाकी तो खैर जैसे अभी मैं सुन रहा था कि किस थोड़ा सा है, तो देखिए ऐसा है कि हम तो खैर बहुत पुराने टाइम से इसमें है, मेरे फादर भी आरपीआई में थे। लेकिन जब से लीडर जो है ना, अब किस कारण से वो बिकते हैं, आरपीआई वाले कांग्रेस में चले गए, उसके बाद मेरे फादर ने जो आरपीआई छोड़ दी। अच्छा, जब साहब कांशीराम ने शुरू किया तो हम उनके साथ लगे, चलो एक बंदा ऐसा है जो हमें ये लगा भी बिकेंगे नहीं वो, लेकिन अल्टीमेटली मेरे ख्याल से 90 की या इसके आसपास की बात होगी, उन्होंने बीजेपी के साथ समझौता करके मायावती को मुख्यमंत्री बनवा दिया। उसके बाद से फिर मैं किसी भी मतलब उस संगठन में नहीं जाता। हाँ, मैं लिखता हूँ, अब तक मैंने करीबन 8 किताबें लिख दी हैं, वो लिखता हूँ, बस उसी में अपना बिजी रहता हूँ मैं। अब उससे किसी उनको फायदा होता है या नहीं होता समाज को, लेकिन ये कम से कम देखिए, मैंने गुरु रविदास पे लिखा और मैंने ये लिखा कि उनकी बेगमपुरा जो किताब वो है, उनकी थ्योरी जो है वो एक शुद्ध पॉलिटिकल थ्योरी है। वो हम उसे क्या नाम रिलीजियस क्यों मानते हैं, हम उसको पॉलिटिकल थॉट क्यों नहीं मानते हैं। अच्छा, लोगों ने उसको पसंद किया। फिर मैंने कबीर साहब पे लिखा भी कि अपने जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें ये लिखा हुआ है कि मैं सिर मुंडा के मैं भिक्षु बन गया हूँ, लेकिन कोई भी उस बात को बताने को तैयार नहीं होता है। फिर मैंने उसके बाद जो है इंडिका का अनुवाद किया। इंडिका में ये लिखा गया ब्राह्मण जो है ये 600 BC में इंडिया में आए हैं। हम जब भी बाम सेब की या किसी की भी जो भी होता है, हम सब स्टेज पे खड़े हो कहते हैं हम 5000 साल से गुलाम है जी, हम तो 7000 साल से गुलाम है, हम तो इतने साल से गुलाम है। क्यों कहते हो भैया आप? सिंधु सभ्यता जो थी वो शंकराचार्य ने नष्ट की है, हम उस पर कभी बात ही नहीं करते हैं। हम कहते हैं नहीं जी, आर्यों ने आते ही हमें मार दिया था। हम ऋग्वेद पढ़ के ही नहीं देखते कभी, उसमें लिखा क्या है, वो जहां देखो ब्राह्मण चिल्ला रहे हैं हमें बचाओ हमें बचाओ, और हम कहते हैं नहीं जी, वो तो आर्य जी घोड़ों पे चढ़ के आए, हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो बाप दादा थे उनको मार दिया और उन्होंने सरेंडर कर दिया। भी हम रोज यही अपने पुरखों को गाली देते हैं। पहले अपनी हिस्ट्री तो देख लो। उसके बाद फिर मैंने हिस्ट्री पे लिखा, फिर मैंने उसके बाद लिखा, बाबा साहब ने कहा भी हिस्ट्री जो है ये ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म का जो मॉर्टल कन्फ्लिक्ट है वो है इंडिया की, उसके बेस पे मैंने किताब लिखी। फिर मैंने लिखा जैसे हाँ जी सर मैं आप सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आपने क्या लिखा है वो हम बाद में सवाल जवाब करेंगे। आज का हमारा सवाल यह है कि बाबा साहब के मानने वाले लोग या हम जो 85% बहुसंख्यक समाज के लोग हैं वो तमाम संगठनों पे उलझे हुए हैं और बाबा साहब के नाम की राजनीति कर रहे हैं। वो सब हम एक कैसे हो सकते हैं? तो जब तक हम एक नहीं होंगे तो हम लोगों से कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं, ये हमारा सवाल है। हाँ, तो देखिए उसका मेरा एक सीधा सा जवाब ये है कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है ये खत्म होनी चाहिए। जब तक पॉलिटिकल रिजर्वेशन रहेगी ये अपने चमचों को आगे करेंगे और हमें उनको चुनना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, एनीबडी, कोई भी पार्टी हो, वो सिर्फ जो चमचे हैं उनको आपाने सामने करेंगे और हमें उनमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा। जब रिजर्वेशन नहीं होगी तो फिर हम देखेंगे अच्छा जी इस आदमी ने काम किया है, हम इसको वोट दें। आज हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। अगर आज मैं इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा होता हूं तो मुझे कोई जानता नहीं है, बीएसपी वाले जो है वो मेरे से ज्यादा वोट लेके जाएंगे और मुझे ये पता है वो जाते वहां बिक जाते हैं, किसी भी पार्टी का हो चाहे वो। अब ये शिंदे बन रहा है वहां महाराष्ट्र में, वो क्या करेगा? वो खुद को वो कहता है बहुजन समाज से, लेकिन करेगा क्या वो समाज के लिए? हमारा ये राष्ट्रपति बैठा, इसने 5 साल में एक बार भी नहीं बोला ये जी। तो हम ऐसे लोगों को भाई ऐसे लोगों को क्यों चुनना पड़े हमें? ये रिजर्वेशन ये खत्म, पॉलिटिकल रिजर्वेशन ये खत्म होनी चाहिए। एटलीस्ट हमें पता हो भाई ये बंदा है, इसको हमें चुनना है। कम से कम किसी एक को तो जो काम करे वो चुने, चाहे 2 आदमी चुन के जाए वहां पार्लियामेंट में, कम से कम बोलने वाले तो जाए।
अब वो अठावले वहां खड़ा हो गए, वो कविता गा रहा है, वो कितने शर्म की बात है भाई। हम ऐसे लोगों को चुन के भेज रहे हैं वहां पर। ये हमारी मतलब वो है एक किस्म की मतलब लानत हम पे। ये समझ सकते हैं कि हम आपकी बातें रखी है जिसको आप हाँ जी, सुन रहे थे, तो हम इस विषय पर हमारी सामाजिक एकता है, जो संत गुरुओं की, महापुरुषों की विचारधारा पर हमारी जो आज की महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, हम इकट्ठे कैसे हो सकते हैं, इस पर हमारा प्रमुख सवाल है। हम हाँ जी, राजनीति की बात हाँ कम ना करते हुए इस पर अपनी हाँ बात जी, रखें। हाँ उसमें सिंपल ऐसा है, देखिए मैंने पहले भी कई बार ऐसे बात होती है जब, तो मैंने यही कहा था जब हम पैंट शर्ट पहन के जाएंगे हमें कोई नहीं सुनेगा। भिक्षु ऐसे बनाओ जब, या खुद ही जो भी सपोज मैंने आपने काम करना है तो साधु बन के जाओ, लोग आपकी बात सुनेंगे। आप पैंट शर्ट पहन के जाओगे तो कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। इकट्ठा समाज तभी होगा जब आप एक साधु बन के जाओ, आप कहो जी मैं इस समाज से आया हूँ। कुलदीप कुमार जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। भाटिया साहब को मैंने अभी समय दिया, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हाँ, धन्यवाद आपका। बिल्कुल जसवीर भाटिया साहब अपनी बात रखें। भाई खालसा भाई फतेह, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ी हैं। कुलदीप कुमार जी को मैंने उस दिन मंगलवार शाम को सुना, जो फिनिक्स ग्रुप में थे, तो उनके साथ थोड़ी सी सवालों का भी सवाल जवाब भी हुए। तो खैर उसके साथ साथ दिनेश सिंह को भी सुना है, पहली बार उनका परिचय था मगर बात नहीं हो पाई, आज सुना है उनको। देखिए आप बात सत्य की बात, सत्य मार्ग की बात करते हैं, बेगमपुरा की बात करते हैं, और जैसे दिनेश सिंह ने कहा, कुलदीप कुमार जी ने कहा, जब तक हम अपनी पूरी सच्चाई को जानते नहीं है, हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, असलियत क्या है, हम एक्शन भी नहीं ले सकते। तो हमारी जब विचारधारा ही ठीक नहीं है, जैसे आपने कहा ना, दूसरों को ब्लेम करते हैं, वो नहीं, हमें अपने आप को पहले सीधा करना है, अपने घर की सफाई पहले करनी है। बाकी ठीक है, राजनीति में भी जो हो रहा है, कुलदीप कुमार जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है। तो पहले हम अपने घर को साफ करें, हम आप लोगों को ये समझाएं कि लोगों का क्या है, उनका भविष्य क्या है, और उनका पिछोकड़ क्या है, उनका इतिहास क्या है, वो कहाँ से निकले हैं, कौन हमको ये डिवाइड कर रहा है, हमें उनकी तरफ भी जाना है, हमको अपने आप शिक्षित होना है। मैं तो बार बार कह के थक गया हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे 2 साल हो गए हैं, कि अपने लोगों को शिक्षित करो, सच्चाई को जानो, उनकी सच्चाई को बताओ। उनको सच्चाई पता नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये भीमराव ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, ये हमारे देवता स्वरूप है, उनकी मूर्तियां बना के आप उनकी पूजा कर रहे हो, जानते नहीं हो क्या किया उन्होंने, समझो तो सही। तो चलो उसके बाद छोड़ो। जो अभी दिनेश सिंह ने कहा है, मैं सहमत हूं बिल्कुल उनके साथ, कि जो हमें बेसिक स्टेप लेने हैं। डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने कहा, हमको ये ऑर्गेनाइजेशन के पीछे नहीं जाना है, हमको उनकी शिक्षा, लोगों की शिक्षा के लिए घर घर जाना है, उनको समझाना है कि जो हमारा जो समाजदारी चल रही है, हमारी जो विचारधारा हम बटे हुए हैं, ये हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारी उस बैड पुरानी विचारधारा से हमें हटना है। वो पहली लड़ाई है हमारी, कि हमारी जो दूषित विचारधारा हमारे मन में बैठ गई है, उसको पहले खत्म करना है, समझे ना जी। तो इस गंदगी को पहले सफाई करनी है। उसका क्या तरीका है? कई तरीके हैं। कुलदीप कुमार जी ने कहा बहुत सुंदर शब्दों में, दिनेश सिंह कह रहे हैं, डॉक्टर कृपाल सिंह कह रहे हैं, ये एक बात से नहीं हो, कई तरीके हैं, और सबको मिल के करना होगा। जैसे कुरी साहब, आपने अपने गांव में शुरू किया था लंगर की सेवा, छोटा सा लंगर चलाते थे आप, तो उसमें सब लोगों को बुला के और फिर उनको समझाएं कि लंगर हम सिर्फ खाना देने के लिए नहीं किया है, हमको आपको ये शिक्षित करने के लिए किया है कि हमारा भविष्य क्यों खराब है। शिक्षा सबसे जरूरी बात है, सच्चाई की नॉलेज बहुत से जरूरी बात है। तो ये बात ज्यादा ना कहूं मैं, आपका समय भी हो गया है काफी, मैं समय नहीं देना चाहता हूँ। बात शिक्षा की है, सच्चाई को जानने की है, अपने असली इतिहास को जानिए, और लोगों को साथ उनको ब्लेम करना छोड़ दीजिए। देखिए, जो सत्ता में रहना चाहते हैं वो तो अपने काम करेंगे, जो सत्ता में लोग रहना चाहते हैं वो तो अपने
कई किस्म के वो आप षड्यंत्र रचेंगे आपको दबाने के लिए। तो आप अपने आप को पहले सीधा करो, अपने आप को शिक्षित करो, अपने आप में कैडर पैदा करो, और तभी हम आगे जा सकते हैं। जी। तो सभी जो आपने कहे हैं बातें, कुंटे साहब ने कहा है, कुलदीप कुमार जी ने कहा है, डॉक्टर केवल सिंह ने कहा है, और दिनेश जी ने कहा है, सब बातों के ऊपर ध्यान देना है। तो बस इतना ही कहूंगा। जी, बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आपने सारांश में बहुत सटीक बातें आपने कही है। मुझे लगता है कि आपकी बातों से सभी सहमत होंगे। मैं जगतार सिंह साहब से चाहूंगा कि दोबारा अपनी बात आज की इस डिबेट पर दोबारा अपनी संक्षिप्त में विचार रखें, क्योंकि बहुत सारे बातें हमारे मेहमानों ने सभी मेहमानों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और बहुत सारी बातें छन के भी आई है। और हम अब की बार जो भी बात करेंगे वो सारांश में बात करेंगे और सभी लोगों की जो विचारधाराओं को समाहित करके बात करने की कोशिश करेंगे। तो मैं जगतार सिंह साहब से चाहूंगा कि जितने भी हमारे मेहमानों ने अपनी बातें कही है अपनी तार्किक रूप से, उस पर आप कितना सहमत है और संक्षिप्त में अपने विचार रखें। जगतार सिंह, अपनी आवाज को म्यूट करें। मैं सभी की बातों को ध्यान से सुन रहा था और सभी की बातों से मैं सहमत हूँ, 101% सहमत हूँ। और हमारे को इस प्रवृत्ति से बाहर निकलना पड़ेगा कि हमारे दुश्मन हमारे लिए क्या कर रहा है। जैसे शेख फरीद जी बोलते हैं, फरीदा जी अकल लतीफ काले लिखना लेख, अपन रे गिरबान में सिर नीवा कर दे। हमें अपनी गलती देखनी है, हमें अपना काम देखना कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अब इस मानसिकता से बाहर निकल जाना है कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया। बाकी जो बात बोली जा रही है यहाँ पे दिनेश जी ने बोली है, जो दिनेश जी ने बोली है, इसी चीज को मैं एज ए मिशन लेके भी चल रहा हूँ। क्योंकि सिंगाड़ा राम सिंहुंगड़ा जी, उनका लास्ट फेसबुक मेरे को बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि मेरे दिल की बात थी। मैं काफी टाइम से इस चीज के ऊपर मंथन कर रहा था, मेरे पास शब्द नहीं थे, किसी विद्वान का रेफरेंस नहीं था देने के लिए, कि हमारी एक नील क्रांति है, नीली क्रांति है। नीली क्रांति भक्त रविदास जी, कबीर जी से शुरू होती हुई गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी, बाबा बंदा सिंह बहादुर से होती हुई निकलती है। पर हम उस नीली क्रांति की लड़ी को क्यों तोड़ देते हैं? कबीर जी, अंबेडकर जी के बाद हम सीधा सिख गुरुओं को, सिख बाबा बंदा सिंह बहादुर के जो सिख इतिहास है उसको छोड़ के सीधा अंबेडकर जी के ऊपर हम कैसे आ जाते हैं? ये सब चीजें हमारे को लड़ी पे, क्योंकि जब हम अपने विद्वानों का, अपने समाज सेवकों का, अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने क्रांतिकारियों को सम्मान नहीं देंगे, उनको इग्नोर करेंगे, तो हमारा कहीं भला होने वाला नहीं है। जी जी, जगतार सिंह जी बहुत शुक्रिया, आपने संक्षिप्त में बहुत सारी बातें कह दी है और ये इसको समझने की जरूरत है। मैं कुलदीप जी को बीच में रोक दिया था। मैं चाहूंगा कि सर अपनी बात और संक्षिप्त में रखें और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर सारांश में अपनी बात रखें। कुलदीप जी अपनी आवाज को म्यूट करें। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो हेलो जी, आपकी बात रखें संक्षिप्त में। सुन रहे हैं? हाँ जी, अच्छा ठीक है सर। नहीं देखिए, ऐसा है, मैं तो आपको बता दिया जो कहना था वैसे। भाई देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स तो जो है उनको सुधारना है, तो ये रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन वो खत्म होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जब हमारे पास ऑप्शन होगा, अब जो बंदा काम करता है उसी को हम चुने और वही हमारी आवाज उठाए, फिर तो देखिए उसमें भला हो सकता है। लेकिन अगर ये लोग पार्टियों से ऐसे आते हैं तो ये तो सिर्फ अपनी पार्टी की ही बात करेंगे। और अगर हमने सामाजिक तौर पे लोगों को जोड़ना है तो पहले खुद को वो काम करना पड़ेगा हमें। ये देखो जी, हमारा ये मिशन है, हम इस चल रहे हैं, आप भी हमारे साथ आइए। और सिंपल हम जो ऐसे स्टेज पे खड़े होकर बातें करते रहे तो उससे वो कुछ भी नहीं होगा इसमें। अच्छा, बाबा साहब को समझने में देखिए, उनका जो था ये कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो, उस चीज को हम छोड़ के हम सिर्फ वो एक ही लाइन याद की हुए हैं, भाई 21वीं सदी में हम यहाँ के शासक होंगे। तो सिंपल एक लाइन लिखने में या पॉलिटिकली वो रैली करने से उससे शासक नहीं हो जाएंगे जब तक हम लोगों को जोड़ेंगे नहीं। और जोड़ने के लिए देखिए, बाबा साहब ने ये कहा था भी जो इंटरकास्ट मैरिज है, भी कम से कम जो SC BC हैं वो तो अपने साथ एक दूसरे करके देख लें, भी उनमें थोड़ी वो भाईचारा बने, तो ही वो हम इकट्ठे हो पाएंगे। अब
गुरु रविदास जी का जन्मदिन आता है तो सिर्फ चमारी मनाते हैं। अब वाल्मीकि उनका जन्म आता है तो सिर्फ वहां पर जो है बंगी वही होते हैं भाई। तो बाकी लोग जो है एक दूसरे के साथ कोई जाता ही नहीं है भाई। कम से कम हम तो जाएं, क्या नाम भाई, ठीक है किसी और से हम एक्सपेक्ट नहीं करें, तो हमें तो अपने समाज के साथ जाना चाहिए। अच्छा, गुरु नानक को देखिए, अब जैसे गुरु नानक हैं, गुरु गोविंद सिंह है भी, उन्होंने अब एक चीज जो है ना, ये मुझे जब मैं उनको पढ़ता हूँ तो देखिए, मनुस्मृति ने हमसे हथियार छीने। एक वो टाइम था, सम्राट धननंद जो सिकंदर जब यहाँ आया तो अकेले सम्राट धननंद थे जिनकी वजह से सिकंदर यहाँ से भाग के चला गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि ब्यास दरिया को वो क्रॉस करके इंडिया में आ जाए। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने जो है हमें ये अधिकार दिया अभी हम जो है तलवार उठा सकें, लेकिन हम कभी उनका धन्यवाद ही नहीं करते। हम कभी ये कहते ही नहीं है गुरु गोविंद सिंह ने हमें फिर से हथियार दे दिए। हम जो है उनको कहते नहीं दिए तो वो सिख हैं, मतलब जितने भी, मतलब जिन्हें हम हिंदू कहें या जिस पंजाबी में मोन्ने कहें भी, वो लोग गुरु गोविंद सिंह को इस चीज के लिए मानने को तैयार नहीं है। तो देखिए, एक होता है कि ना शुक्रा होना जो है ना, ये सबसे बुरी बात है। हमारे समाज कैसे जुड़ेगा जब हम अपने लोगों को ही नहीं मानेंगे? तो देखिए, मेरा तो फिर देखिए यही कहना है आपसे, ये अपने समाज को जोड़ना, सबसे पहला शिक्षित करो। और शिक्षित का मतलब एबीसी पढ़ना नहीं है, हमारे समाज के लिए किस बंदे ने क्या किया, क्या उनका योगदान था, ये हमें जानना जरूरी है। उसके बाद फिर ये क्या है कि हम लीडर उस बंदे को चुने जो हमें निस्वार्थ लगे। ऐसा नहीं भी मैं तो बीएसपी का हूं, मैं तो बीएसपी का सपोर्ट करूंगा, कांग्रेस का तो कांग्रेस का सपोर्ट करूंगा। और अभी तक यही होता आ रहा है। तो ये हमें कहीं ना कहीं जो है ना, एक वो चाहिए, निस्वार्थ आदमी चाहिए। जैसे साहब कांशीराम ने शुरू किया था, लेकिन जब तक मायावती नहीं आई थी तब तक उनका सही था। तो ऐसा एक बंदा चाहिए हमें जो सबको इकट्ठा कर सके वो। और जी इतना ही कहना चाहूंगा, धन्यवाद। जगदीश जी, मैं कुछ सेकंडों के लिए बात करना चाहता हूँ। जी जी, कुलदीप कुमार जी थोड़ा रुके, भाटिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, उन्हीं की बात को मैं कहना चाहता हूँ जो उन्होंने कहा ना आरक्षण के बारे में। वो पॉलिटिकल सिस्टम है तो एक अलग बात है, जैसे कि पढ़ाई में लिखाई में लोगों को आप आरक्षण है, तो पहले बात ये इसमें देखिए कितनी बुरी बात है कि जब आप सरकार से इस बात से फायदा उठाना चाहते हैं कि मैं छोटी जात का हूं, तो पहले आप मान लेते हैं कि मैं छोटी जात का हूं, समझे ना। आप कह देते हैं हाँ मैं शूद्र हूं इसलिए मुझे ये फायदा दिया जाए, तो मतलब ये है आपके दिमाग में ये बात पक्की होगी हाँ मैं शूद्र हूं। पहले उस बात को दिमाग से निकालना होगा, इसीलिए आरक्षण को खत्म करना जरूरी है। उनकी बात को मैं इतना सहमत उनके साथ, इतनी सोने की बात कही और सुनहरी बात कही है उन्होंने कि आरक्षण हमें छोटी जात का बनने के लिए मजबूर करता है, हमें उस विचारधारा से निकल देना है। तो इतनी बात करूं, बाकी बहुत कुछ कहा, सुंदर बात कही उन्होंने, मैं ज्यादा समय ना लूंगा आज। जी बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, आपने इस बात को उनके जवाब के सवाल के संदर्भ में आपने दिया है। कुलदीप कुमार जी बहुत शुक्रिया। मैं हमारे पास समय का भी कमी है। मैं लास्ट कमेंट के रूप में, सारांश के रूप में टीआर खोडे साहब से चाहूंगा कि बहुत देर से सभी मेहमानों की बातों को सुन रहे हैं और काफी आप चिंतक और लेखक भी हैं, तो इस संदर्भ में तमाम मेहमानों की बातों को रखते हुए आप अपने विचार रखें संक्षिप्त में। मैं फिर से मानवता चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विषय का चयन किया, कैसे संगठित हो। सवाल संगठन का है। बाबा साहब ने कहा कि संगठित रहो, शिक्षित रहो। खोडे साहब आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आप मोबाइल के थोड़ा नजदीक आ जाएं, दूर में है इसलिए आवाज कम है। अच्छा, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, ये जो 3 शब्द रखा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम लोगों ने शिक्षित बनो की बात बोला, शिक्षा के ऊपर सोचना शुरू कर दे कि चलो पढ़ लिख लो, स्कूल भेज दो, चलो पढ़ लिख गए। तो हम लोगों ने संगठित रहो, हम लोगों ने संगठित रहने को बस संगठन बनाना शुरू कर दिए। संगठित के बजाय, संगठित आपस में मेल जोल बढ़ाने के बजाय हम लोगों ने संगठन बढ़ा करके संगठन पे ज्यादा ध्यान दिया और मेल जोल को कम कर दिया।
आपसी मेल जोल हमारी कम हो गई। अभी बता रहे थे हम लंगर चलाते हैं तो लंगर में आपसी मेल जोल चाहिए, बैठ मेल जोल करके बातचीत करते हैं तो उससे हमारी आदान प्रदान होता है। आज आदान प्रदान हमारे बीच का खत्म हो गए हैं। छोटे छोटे संगठन बना करके हम अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, उल्लू सीधा कर रहे हैं, या बाजार में हम बाजार के आइटम बन गए हैं। तो इनमें से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, किसी न किसी रूप में निकलना पड़ेगा, तभी हम जाति वर्ग संघर्ष ला पाएंगे। जाति वर्ग संघर्ष ला, डॉक्टर अम्बेडकर सब लोगों ने अभी बोल रहे थे, हमारे साथी ने कास्ट क्लास स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा। लेकिन क्लासिफिकेशन की दिशा में ज्योतिबा फुले ने भी कहा शूद्र और अति शूद्र का, दो वर्ग ही बताया, शूद्र अति शूद्र, और सवर्णों को सवर्ण और अवर्ण, अवर्णों को उन्होंने शूद्र और अति शूद्र दो कहा। डॉक्टर अम्बेडकर ने SC ST और OBC कहा, SC ST OBC कहा, और इनमें से कन्वर्टेड माइनॉरिटीज कहा। तो इस तरह का जो शब्दों का उपयोग किया है वो क्लासिफिकेशन। अगर हम क्लासिफिकेशन की ओर जाते हैं, वर्गीकरण की ओर जाएंगे, तो हम वर्ग लड़ाई तभी हो पाएगी। हम जो एक ऐसा सशक्त वर्ग है, जो ताकतवर वर्ग है, जो सब तरह से संपन्न वर्ग है, राजकाज से लेकर प्रशासन सबके ऊपर कब्जा किया हुआ वर्ग है, ताकतवर वर्ग है, उससे जब लड़ना है तो हमें जो कमजोर वर्ग को, हमारे पास जन बल है, उनके पास धन बल है, पावर बल है, शक्ति बल है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन उनके पास जन बल नहीं। हमारे पास जन बल है। जन बल को अगर हम इकट्ठा कर संगठित कर दें तो हम बदलाव ला सकते हैं। ये सवाल है बदलाव लाने की। तो अभी इसके ऊपर चर्चा लगातार करना चाहिए। ये विषय इतना साधारण नहीं कि चलता फिरता बोल दिया जाए। अभी इसको हमें और भी आगे बढ़ाना होगा और इस पर चर्चा लगातार करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जनबल तो है लेकिन जनबल बिखरा हुआ है। उस बिखराव को अगर कैसे रोकना है, मन भेद और मतभेद को हमें खत्म करना होगा। मन भेद और मतभेद को खत्म कर देते हैं तो पास आते हैं, तभी हो पाएगा। तो पास आने की जो प्रक्रिया है, इसमें हम संगठनों को भी जोड़ना, संगठन में लगे हुए लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा प्रशिक्षण के माध्यम से। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। हाँ जी, जगदीश जी एक बात फिर एक दो सेकंड कुंटे साहब ने कहा, सबसे पहले हमें ये ST OST ये जो शब्द हमारे से जुड़े हुए हैं इनको हटाना है। हम ना ST हैं, ना ST हैं, ना OBC हैं, कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ भारत के मूल निवासी हैं। बस ये शब्द जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, कैटेगरीज, यही हमें खराब कर रही। जी बहुत शुक्रिया। आज के इस परिचर्चा को हम यही समाप्त करने से पहले मैं सभी मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। हमारा समय 10 बजे तक है, 10 बज के 1 मिनट हो गया है, बहुत समय है। एक मिनट होस्ट महोदय, एक मिनट होस्ट महोदय। हाँ दिनेश सिंह जी अपनी बात रखें। जी होस्ट है, अपनी बात रखें। है मैं जी अपनी बात रखें। और बहुत अच्छे OBC ये मेरे कैटेगराइजेशन एक क्लासिफिकेशन का एक प्रोसेस है। एक्चुअल में हम इस देश के मूल निवासी बहुजन हैं, बहुसंख्यक वर्ग हैं। आज डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के ऊपर हमने चर्चा नहीं किया। अभी तो हमें डेमोक्रेसी में जिनका बहुमत का सरकार हो, हमारे पास जनबल तो है लेकिन बाकी बल ना होने के हमारा समय कंप्लीट हो चुका है। मैं जी एक मिनट, मेघराज सिंह जी प्लीज, भाई साहब आपसे निवेदन है, आप होस्ट अपनी बात रखें। आपसे निवेदन करता हूँ जी प्लीज। आपके पास जगदीश जी आपके पास समय नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। मेघराज सर हैं, उनके पास समय है, मेघराज सिंह खालसा जी के पास समय नहीं, अपनी बात रखें, बिल्कुल अपनी बात रखें। हाँ मैं रख रहा हूँ। जो एक समस्या है, वो समस्या एराइज कहाँ से हो रही है, हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कहाँ से चल रही है, इसके पीछे गेम क्या है, ये समझना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारी सोसाइटी के बीच में एक ब्लॉकिंग सिस्टम खड़ा कर दिया है जो रिवॉल्यूशन से रोक रहा है।
ऐसे ब्लॉकर्स खड़े कर दिए हैं, ऐसे फर्जी संगठन बना के खड़े कर दिए। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन था वो जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज बनाने का था, लेकिन एक संगठन बना बामसेफ जिसने जाति को और मजबूती से मजबूत किया, और भी इसके टुकड़े हुए तो उन्होंने भी जाति को मजबूत किया, जाति को ही आधार बनाकर चल रहे हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया, फिर कर रहा हूं, ये सिख हिस्ट्री को बाईपास करते हैं। हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे गुरु साहिबान ने दिया है। जब तक हम उस फिलॉसफी को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते, हम एक नहीं हो सकते। जो मूलभूत परिवर्तन है वो होता है सांस्कृतिक परिवर्तन, और हम सांस्कृतिक परिवर्तन की ओर नहीं जा रहे। जितने भी लोग हैं ज्यादातर वो हिंदू बने हुए हैं। हिंदू बने रहोगे तब तक गुलाम ही रहोगे, और उस संस्कृति को जब तक आप छोड़ोगे नहीं, गुलामी वाली संस्कृति को छोड़ोगे नहीं, तब तक आजाद नहीं हो सकते। और जो हिंदू संस्कृति है और बुद्ध धर्म की संस्कृति है वो दोनों एक हैं। इस बात को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 29 सितंबर 1950 को बर्ली बौद्ध विहार में कहा था। इस बात का हवाला बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट 3 पेज नंबर 439 पर दिया हुआ है कि जो आज का हिंदू धर्म है यही 1000 साल पहले बौद्ध धर्म था। मुगल आक्रांताओं की वजह से और अन्य कारणों की वजह से इसमें मिलावट हो गई, इसने मूल स्वरूप को खो दिया। यानी बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों एक हैं। इनकी संस्कृति को ढो रहे हो, ईरानी ब्राह्मण की संस्कृति को ढो रहे हो। जब तक ब्राह्मण की संस्कृति को ढोगे तब तक ऐसे ही हजारों टुकड़ों में बटे रहोगे, ऐसे ही गुलाम बने रहोगे। अगर आजादी चाहते हो तो आपको सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु रविदास जी, गुरु नानक साहब से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक जो उन्होंने मार्ग बताया है उसको अख्तियार करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर सांस्कृतिक क्रांति होगी और सांस्कृतिक बदलाव होगा। तब आप अपने आप को गुलाम कहना बंद करोगे, फिर आप अपने आप को गुरु का बेटा कहोगे और आजादी महसूस करोगे, एक सॉवरेनिटी आपको फील होगी, तब आप लड़ाई लड़ सकते हो। अन्यथा शूद्र और अछूत SC ST OBC का गेम खेलते रहो और आप कभी भी आजाद नहीं हो सकते। हेलो, हाँ जी, मेरी बात कंप्लीट हो गई। जी बहुत शुक्रिया दिनेश सिंह जी। आज की इस परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करने से पहले सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि समय भी हमारा इजाजत नहीं दे रहा है। आने वाले समय में फिर महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज के मेहमान कृपाल सिंह साहब का, कुलदीप कुमार जी का, जगतार सिंह जी का, जसवीर भाटिया साहब का, और भी जो हमारे कुलदीप जी है, दिनेश सिंह जी है, सभी का मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपने कीमती समय निकाल कर वॉइस ऑफ मानवता चैनल में अपनी विचार साझी किए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों से भी चाहूंगा कि हमारे इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपने विचार व्यक्त करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मैं आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल।